ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, उसमें का सेक्शन 23 और सेक्शन 24 मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू मैटर्स टू बी कंसिडर इन डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन और मैटर्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड निग्लेक्टेड इन डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन। सेक्शन 23 में बोलता है मैटर्स जो कंसिडर होने चाहिए कंपेंसेशन देने के वक्त, और 24 बोलता है मैटर्स जो कंसिडर नहीं होने चाहिए कंपेंसेशन देने के वक्त। ठीक है, तो पहले एक बार मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूँ इंग्लिश में, उसके बाद हम एक एक पॉइंट कैसा है याद करना है या डायग्राम के मदद से हम समझेंगे। ठीक है, अभी जब आपका लैंड एक्वायर होता है तो आपको कंपेंसेशन देना पड़ता है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कंपेंसेशन देती है, तो गवर्नमेंट कंपेंसेशन किस आधार पर देती है उसमें बताया गया है। टोटल 6 पॉइंट्स हैं। मैटर्स टू बी कंसिडर, क्या कंसिडर करना चाहिए कंपेंसेशन देते वक्त। ठीक है, इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन टू बी अवॉर्डेड फॉर लैंड एक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट, द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन फर्स्टली मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड। पहला पॉइंट क्या हो गया, मार्केट वैल्यू। सेकेंडली, द डैमेजेस सस्टेन्ड बाय द पर्सन इंटरेस्टेड बाय रीजन ऑफ टेकिंग एनी स्टैंडिंग क्रॉप्स और ट्रीज। ठीक है, सेकेंड क्या हो गया, अगर कोई डैमेज हुआ है क्रॉप और ट्री को, उस लैंड में अगर कोई क्रॉप हुआ होगा या ट्री हुआ होगा, तो उसमें अगर पेड़ है या क्रॉप है तो उसका भी कंपेंसेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया ऑफ द लैंड। सेकेंड हो गया जो भी पेड़ होगा क्रॉप होगा उस जगह पे उसका कंपेंसेशन देना पड़ेगा। थर्डली, the damages, if any, sustained by the person interested at the time of collected on the land by reason of severing such land. Severing such land किसके लिए डैमेज हो का कंपेंसेशन, सीवियरिंग ऑफ सच लैंड। सीवियरिंग का मतलब है एडजॉइनिंग ऑफ सच लैंड। मतलब देखो, ये मेरी 4 एकड़ ज़मीन है, उसमें कि 3 एकड़ गवर्नमेंट के कब्ज़े में चली गई, तो 1 एकड़ वो तो एक ही ज़मीन थी ना, तो उसमें से 3 एकड़ चली गई, दैट इज़ कॉल्ड एज सीवियरिंग ऑफ सच लैंड। वो ठीक है, तो अभी 1 एकड़ भी मेरी काम की नहीं है क्योंकि मैं 4 एकड़ में मतलब शुगर केन उगाता था, तो अब मुझे 1 एकड़ में उगाना पड़ रहा है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज सीवियरिंग ऑफ सच लैंड, मतलब एडजॉइनिंग ऑफ लैंड, उसका भी कंपेंसेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है डैमेजेस इफ एनी सस्टेन्ड बाय द पर्सन इंटरेस्टेड, वही लाइन है, टाइप ऑफ कलेक्टर्स टेकिंग द पोजीशन ऑफ द लैंड बाय injuriously affecting his other property movable और immovable in any other manner। ठीक है, अगर उस प्रॉपर्टी पे अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होगी जैसे कि गाड़ी, ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होगी जैसे कि और एक मतलब मकान बनाया हुआ है आपने उस पर, तो उसका भी कंपेंसेशन आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, देखो पहले तो 4 पॉइंट हो गए, पहले तो मार्केट वैल्यू हो गया, सेकेंड हो गया जहाँ पेड़ या क्रॉप्स हो गए, थर्ड किसका कंपेंसेशन देना पड़ेगा अगर उस लैंड पे कोई एडजॉइनिंग लैंड है, दैट इज सीवियरिंग ऑफ सच लैंड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया फिर, उसके लिए अगर कोई उस लैंड में कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका भी कंपेंसेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लास्ट फिफ्थ पॉइंट है, अगर उस गवर्नमेंट ने देखो क्वेश्चन टाइटल क्या बोलता है, इफ़ इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द लैंड बाय द कलेक्टर द पर्सन इंटरेस्टेड इज कंपेल्ड टू चेंज हिज रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस देयर एक्सपेंसेस देयर ऑन। ठीक है, मतलब अगर लैंड एक्वायर किया है गवर्नमेंट को और उसके कारण उसको अपना घर का एड्रेस, घर चेंज करना पड़ रहा है या बिजनेस उस पे होगा, उस लैंड पे बिजनेस होगा वो भी चेंज करना पड़ रहा है, तो उसका भी कंपेंसेशन गवर्नमेंट आपको देगी। फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट हो गया, सिक्स पॉइंट है डैमेजेस इफ एनी बोनीफाई रिजल्टिंग फ्रॉम डिमिनिशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये भी ध्यान में रखो, डिमिनिशन ऑफ प्रॉफिट्स, और उस लैंड से कोई प्रॉफिट निकलता होगा या मतलब किस भाड़े पे देके या कुछ, तो उसका भी कंपेंसेशन आपको गवर्नमेंट दे देगी, दैट इज़ कॉल्ड एज डिमिनिशन ऑफ प्रॉफिट। लास्टली है इन एडिशन टू दिस 12% ब्याज पे आपको गवर्नमेंट एक्वायर लैंड किया है, जब तक आपके अंडर टोटल अमाउंट नहीं आता जो अबव 5.6 पॉइंट जो मेंशन किए उसका अमाउंट नहीं आया, तब तक गवर्नमेंट आपको 12% का ब्याज देती रहेगी उस वैल्यू ऑन द मार्केट वैल्यू। ठीक है, अभी देखो मैंने बताया कि अंडर सेक्शन 23 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 मैटर्स टू बी कंसिडर वेल टेकिंग डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन, तो उसको याद में रखने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है। देखो पहले तो पे क्या है,
मार्केट वैल्यू मैंने बताया, उसका कंपेंसेशन देना पड़ेगा। सेकेंड है स्टैंडिंग क्रॉप्स और ट्रीज, उसका कंपेंसेशन देना पड़ेगा। थर्ड है सीवियरिंग ऑफ सच लैंड, मतलब एडजॉइनिंग ऑफ लैंड, ठीक है। फोर्थ क्या है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, गाड़ी मैंने दिखाया है फोटो में, या इमूवेबल मकान है। फिफ्थ क्या है कि अगर उसके कारण लैंड एक्वायर होने के कारण आपने गवर्नमेंट ने क्या हो गया, आपको मतलब आपको रेसिडेंस चेंज करना पड़ा या बिजनेस प्लेस चेंज करना पड़ा, इसलिए देखो रेसिडेंस का भी फोटो दिया है 5वें पॉइंट पे मैंने, और डीमार्ट करके लिखा है, मतलब वो बिजनेस है उसका है, उसका भी कंपेंसेशन देना पड़ेगा। नंतर आफ्टर ऑल डिमिन्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उस लैंड से आपको कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा तो उसका भी कंपेंसेशन आपको गवर्नमेंट देना पड़ेगा। और लास्टली 15% अवार्ड आपको गवर्नमेंट देगी, 12% नहीं सॉरी 15% अवार्ड until and until the final amount is credited in your account, ठीक है। ये हो गया मैटर्स टू बी कंसिडर वाइल टेकिंग मैटर्स टू बी कंसिडर वाइल डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन। अब आइए सेक्शन 24 को। सेक्शन 24 बोलता है मैटर्स टू बी निग्लेक्टेड इन डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन, मैटर्स टू बी निग्लेक्टेड इन डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन। उसमें भी 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट है डिग्री ऑफ अर्जेंसी, नहीं लिया जाएगा कंपेंसेशन। डिसइंक्लिनेशन ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड, वो भी नहीं लिया जाएगा। थर्ड है डैमेजेस सस्टेन्ड बाय प्राइवेट पर्सन। फोर्थ है विच इज लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द लैंड एक्वायर्ड, डैमेज इफ एनी लाइकली टू बी कॉज्ड by the land acquired after the date of publication of the declaration under section 6। फिफ्थ है increase in value of the land acquired, ठीक है, put to use which will be put to use when acquired। सिक्स्थ है value of other land of the person interest likely to acquire from the use। सेवेंथ है outlay or improvement after the land has been acquired by the government। देखो अभी इसको ध्यान में रखना, क्या कंसिडर नहीं होगा कंपेंसेशन देने वक्त, डिग्री ऑफ अर्जेंसी विल लेट टू ना, ऐसा नहीं है अभी गवर्नमेंट को अर्जेंसी पड़ गई तो इसके लिए अब उन्होंने आपका लैंड एक्वायर किया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते अर्जेंट बेसिस पे मुझे एक्वायर किया है तो उसका कंपेंसेशन हाई होना चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं होगा, डिग्री ऑफ अर्जेंसी का कंसिडर नहीं होगा कंपेंसेशन में। सेकेंड है एनी डिसइंक्लिनेशन ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड टू पार्ट विद द लैंड एक्वायर्ड। डिसइंक्लिनेशन मतलब पहले से वो इंसान वो प्रॉपर्टी भेजना ही चाहता था, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड ही नहीं था उस प्रॉपर्टी में, तो उसका भी आप कंपेंसेशन देते वक्त निगलेक्ट किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिमेंबर डिसइंक्लिनेशन ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड टू पार्ट विद द प्रॉपर्टी। थर्ड है डैमेज इज सस्टेन्ड इफ कॉज्ड बाय अ प्राइवेट पर्सन, अगर उस प्रॉपर्टी में जो आपकी जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर की है उसमें कोई प्राइवेट पर्सन ने डैमेज किया होगा तो उसका कंपेंसेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पहली पॉइंट होगी गवर्नमेंट ने एक्वायर अर्जेंसी में किया है तो आप बोलेगे हाई वैल्यू दे दो, नहीं होगा। सेकंड है आप खुद ही प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं थे, डिसइंक्लिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसका भी कंपेंसेशन नहीं होगा, डिसइंक्लिनेशन ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड टू पार्ट विद द लैंड एक्वायर्ड। थर्ड है डैमेज इज कॉज्ड बाय एनी प्राइवेट पर्सन ऑन दैट प्रॉपर्टी, उसका भी नहीं मिलेगा। फोर्थ है एनी डैमेज विच इज लाइकली टू बी कॉज्ड टू द लैंड एक्वायर आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन बाय द कलेक्टर और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द यूज टू इट विल बी, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर की, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं ये प्रॉपर्टी में आप एक्वायर करने के बाद मैं अगर इस पर कुछ उगाता तो मेरे इतना इतना अमाउंट मिलता, तो उसका भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिफ्थली क्या है द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द लैंड एक्वायर्ड फ्रॉम द यूज टू इट विल पुट व्हेन एक्वायर्ड, ठीक है। अभी उस प्रॉपर्टी आपने आज 100 रुपये में खरीदी, उसका भाव हो गया 200 रुपये गवर्नमेंट एक्वायर करने के बाद, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्वायर है तो 200 या 300 रुपये दो, क्यों लाइकली टू बी एक्वायर्ड, एनी इंक्रीज टू द वैल्यू ऑफ द लैंड एक्वायर्ड लाइकली टू बी एक्वायर्ड, ठीक है। सिक्स्थ हो गया वैल्यू ऑफ द अदर लैंड ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड लाइकली टू एक्वायर फ्रॉम द यूज़, लाइकली टू एक्वायर फ्रॉम द यूज़ मतलब क्या हो गया है कि आपकी ज़मीन है, उस ज़मीन है गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली और आप बोल सकते हो कि मैंने अगर इसको किसी और को दे दिया होता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होता, तो दैट ऑल्सो इज़ नॉट इंक्लूडेड। एनी इंक्रीज टू द वैल्यू ऑफ द अदर लैंड ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड लाइकली टू एक्वायर फ्रॉम द यूज़ टू विच द लैंड एक्वायर विल बी पुट, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है दिस आउटले और इम्प्रूवमेंट, जे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, ठीक है,
उसके बाद आपने कुछ लैंड पे कुछ बाउंड्री बना दी, ये बना दिया, उसके बाद आपने कुछ तो एडजस्टमेंट किया, ठीक है, उस पर पिलर बना दिए, तो उसका कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट ने एक्वायर करने के बाद जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसका कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, आउटले और इम्प्रूवमेंट, ठीक है। उसके लिए मैंने ये है, देखो सेक्शन 24 निग्लेक्टेड गवर्नमेंट डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन क्या क्या होता है। पहले तो डिग्री ऑफ अर्जेंसी, इसलिए एलएलबी डिग्री मैंने लिखा है, ऐसे रिमेंबर करो। नॉट इंटरेस्टेड, सेकंड द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, डिसइंक्लिनेशन ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड। थर्ड, डैमेज बाय एनी प्राइवेट पर्सन, ठीक है। फोर्थ, डैमेज टू लैंड एक्वायर्ड ऑलरेडी, मतलब डैमेज टू लैंड एक्वायर्ड बाय फोर्थ पर्सन। डैमेज बाय यूजिंग द लैंड लाइकली टू बी एक्वायर्ड, लाइकली टू बी एक्वायर्ड, ठीक है। जैसे कि मैंने ऐसा नहीं बोल सकती कि मैंने अगर ये ज़मीन किसी और को दे दी होती तो मुझे खेती बाड़ी करने के लिए तो उसके अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है, सेवेंथ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट, मतलब आप ज़मीन सरकार खरीदी करने के बाद, एक्वायर करने के बाद उस पर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट और आउटले और इम्प्रूवमेंट करते तो उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप एक बार एक रीड कर लेना सब पॉइंट्स जो है इस एक्ट में, सेक्शन 23 और सेक्शन 24, और उसके बाद ये डायग्रामेटिकली रिमेंबर करना तो आपको आसान जाएगा एग्ज़ाम में आंसर लिखने में।